आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th का पहला चैप्टर, क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस। और मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं, समझने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। तो आज इस चैप्टर को समझने के लिए मेरे हिसाब से जितना मैंने सोचा, द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज रीड द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो इस वीडियो के अंदर मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी की सारी स्लाइड्स, सारी एक्टिविटीज़ को लगा के रखा है। हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पहले पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे खूब अच्छे से कि क्या है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि जब तक हम ऐसे कंटेंट को ऊपर ऊपर देखेंगे तब तक कोई आइडिया नहीं होगा, जब तक हम उसके अंदर घुस के नहीं देख सकते। इसीलिए तो बोलते हैं, अगर तुम्हें सागर की गहराई नापनी है तो एक बार सागर में कूदना तो पड़ेगा। तो चलिए आज एक बार एनसीईआरटी के दरिया में कूद कर देखते हैं कि हम क्या समझने वाले हैं आज। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही हम अपना चैप्टर, जैसे ही अपनी बुक को ओपन करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुत बड़ी बात कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस। जो ये फैक्ट्स होते हैं ये साइंस नहीं है। एज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर, जैसे जो डिक्शनरी होती है वो लिटरेचर नहीं होती, ऐसे ही जो फैक्ट्स हैं वो साइंस नहीं होते। तो चलिए आज हम इसी थॉट के साथ, इसी चीज़ के साथ अपने पहले चैप्टर का क्या बोलते हैं, अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग के साथ। तो यहाँ पर मैंने पहली स्लाइड लगा रखी है। यहाँ पर लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। यहाँ पर कुछ डेली लाइफ की सिचुएशंस दी हुई हैं और बोल रहा है कि इन सिचुएशंस को कंसीडर करो और सोचो कि आपकी डेली लाइफ में जब ये सिचुएशंस होती हैं तो क्या होता है। पहली सिचुएशन है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के टाइम पे जो अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रख दें तो क्या होता है। पहली चीज यही लिखी है। दूसरी चीज क्या लिखी है, एन आयरन तावा, लोहे का तावा या पैन या नेल अगर हम बाहर रख दें ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, जंग लग जाती है। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, ग्रेप्स को हम कुछ दिनों के लिए रख दें तो वो फर्मेंट हो जाता है। फूड इज कुक्ड, हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं खाना पकता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड जो है वो डाइजेस्ट भी होता है और हम सांस भी लेते हैं। In all the above situations, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed। मतलब यहाँ पर अगर हम इन सभी ऑब्जर्वेशंस को बहुत ध्यान से देखें तो इनका कहीं ना कहीं नेचर जो है या उनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो चुकी है। जैसे अगर यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, यही सेकंड वाला, कि जो आयरन है अगर हम उसको मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उसमें क्या लग जाती है, रस्ट लग जाती है। और रस्टेड आयरन वो आयरन नहीं रहता, उस पर एक लेयर आ जाती है, वो लेयर होती है आयरन ऑक्साइड की। मतलब समहाउ कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनकी जो इनिशियल चीज़ है, मतलब ये इनिशियली क्या थे और अब ये फाइनली क्या है, मतलब इनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो चुकी है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आर प्रीवियस क्लासेस। हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर को पढ़ रखा है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। मतलब कहीं भी अगर कोई केमिकल चेंज होता है तो मीन्स हम सीधे से एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे यहाँ पर आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हुआ, इट मीन्स यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन तो हुई ही होगी। इट मीन्स यहाँ पर कोई ना कोई एक केमिकल रिएक्शन तो हुई होगी। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज व्हाट इज द एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। और अब आप इस चीज़ के लिए क्यूरियस भी होगे जानने के लिए कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये होती क्या है। हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, हम ये कैसे जान सकते हैं कि जो एक केमिकल रिएक्शन है वो कब होती है, कैसे होती है। तो यहाँ पर लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हमने एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। देखते हैं कि वो क्या एक्टिविटी है। ठीक, यहाँ पर एक एक्टिविटी है,
यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक बर्नर ले रखा है और हमने यहाँ पर टोंग से एक मैग्नीशियम की रिबन को ले रखा है और उसको जब जलाया तो यहाँ पर एक वाइट पाउडर कलेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ से ऐसे पाउडर गिर रहा है और यहाँ पर ये वाइट पाउडर कलेक्ट हुआ है। दिस पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस पाउडर इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले ये क्या था? मैग्नीशियम था। पहले ये मैग्नीशियम था, अब क्या बन चुका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। जो ये मैग्नीशियम रिबन है ये एकदम तगड़ी वाइट फ्लेम के साथ जलता है और चेंज हो जाता है एक पाउडर में, एंड दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। आगे देखते हैं। यहाँ इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला, फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। तो सबसे पहले कि अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट में कोई चेंज आया हो तब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी सब्सटेंस के कलर में कोई चेंज आया हो तब केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर कहीं गैस निकली हो तब केमिकल रिएक्शन हुई है, या फिर अगर कहीं टेम्परेचर में चेंज आया हो तब केमिकल रिएक्शन होती है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. We'll study about the various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. Symbolic representation को देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम को हम सिम्बॉलिकली Mg लिख सकते हैं। तो आज हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि हम कैसे सिम्बॉलिकली इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन से कि क्या होती है केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it get converted into, किस में कन्वर्ट हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। एंड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस इज क्वाइट लॉन्ग। अगर हम इस चीज़ को किस में लिखें? सेंटेंस में लिखें कुछ इस तरीके से, तो मुझे ये कुछ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है और एनसीईआरटी को भी ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म इन सिंपलेस्ट वे टू डू दिस, टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर एक वर्ड इक्वेशन दी हुई है, क्या कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ और वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सब्सटेंस दैट अंडरगो द केमिकल रिएक्शन is magnesium and oxygen are the reactants। तो ऐसे सब्सटेंस जो इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर मतलब LHS पर क्या है? हमारा रिएक्टेंट है, और RHS पर हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक, आगे अगर हम बात करें कि हम इनका केमिकल फॉर्मूला क्या कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी तक हमने देखा कि जो वर्ड फॉर्म थी वो भी हमें थोड़ी सी बड़ी लग रही थी, इसीलिए अब हमने क्या किया कि इक्वेशंस को केमिकल फॉर्मूला में, इक्वेशंस को अब किस में कर दिया हमने? केमिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया कि इक्वेशंस को हमने अब सिंबल्स के फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO। ठीक, अब आगे देखते हैं। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। हमने काउंट किया, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? Mg 1 और ऑक्सीजन 2, मतलब LHS में कितने एलिमेंट्स हैं? एटम्स हैं 3। और यहाँ पर इस साइड देखते हैं RHS में कितने? 2 और 1 3। यहाँ पे कितने हैं? 1 मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2। RHS में कितने हैं? 2। सो इफ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस। अगर RHS और LHS में जो एटम्स हैं
वो इक्वल है तो इक्वेशन कैसी होगी, बैलेंस्ड होगी। अगर नहीं हुई तो उस इक्वेशन को बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। सच अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसी है, ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। कैसी है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है ये, ठीक। तो मींस इक्वेशन 1.2 क्या है, एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब हम सीखेंगे कि इनको कैसे हम बैलेंस करके लिख सकते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ है जिंक और H2SO4। इसने यहाँ पे जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हुई तो बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स को कंपेयर किया LHS और RHS में। तो जिंक में LHS में भी 1 थे, RHS में भी 1 है। हाइड्रोजन में LHS में भी 2 थे, RHS में भी 2 है। सल्फर में 1 1 और ऑक्सीजन में भी 4 और 4। मतलब यहाँ पे जो LHS है वो इक्वल है किसके, RHS के। मीन्स ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कैसी है, बैलेंस्ड है। कैसी है, बैलेंस्ड है। कैसी है ये, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक रिएक्शन को लेते हैं और उसे बैलेंस करेंगे कैसे ये सीखते हैं। तो टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। हम पहले क्या करेंगे, हर एक फार्मूला के अराउंड एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे। कर लिया। स्टेप 2 क्या है कि अब हम नंबर ऑफ एटम्स को LHS RHS में जो भी हैं उनको लिखेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स आयरन के कितने हैं, 1 LHS में, 3 RHS में, 2 LHS में, 2 RHS में, फिर 1 ऑक्सीजन LHS में और 4 ऑक्सीजन RHS में। सो इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब इनको बैलेंस करना शुरू करेंगे तो सबसे कन्वीनियंट वे होता है NCERT के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग भी कि हम सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को लेके शुरू करें। इट मे बी रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट के साइड भी हो सकता है और वो प्रोडक्ट के साइड भी हो सकता है। यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सिलेक्ट Fe3O4। ऐसी क्राइटेरिया के साथ हमें एक एलिमेंट मिला Fe3O4 और इस एलिमेंट, इसमें हमें एलिमेंट मिला ऑक्सीजन। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन RHS। RHS साइड में 4 ऑक्सीजन एटम है जो कि हमें दिख रहे हैं। ओनली वन इन LHS। और LHS साइड में देखें तो सिर्फ और सिर्फ कितने दिख रहे हैं हमें, 1 दिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इस साइड कितनी ऑक्सीजन है, 4, इस साइड कितनी है, 1। तो हमने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन आ गई, 4 ऑक्सीजन आ गई। तो अब हमने जब यहाँ पे इसको बैलेंस किया तो अब ये इक्वेशन कैसे बन गई, आयरन प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 और H2। अभी ये क्या है, पार्शियली बैलेंस्ड है, अभी ये फुली बैलेंस्ड नहीं है। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई। अब इसके बाद हमने ले लिया, यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस साइड तो 8 हाइड्रोजन है, इस साइड कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कितना हो गया, 8। अब देखो यहाँ पे अब ये बैलेंस क्या, अब ये इक्वेशन क्या बन गई, Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। अभी हमारे पास बैलेंस करने के लिए क्या बचा है, Fe। ये कितने हैं, 3 इस साइड है और इधर कितने हैं, 1। तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 3 और ये 3। अब देखते हैं फुल्ली बैलेंस्ड रिएक्शन क्या होगी, वो होगी 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2। ये जो है इस इक्वेशन में LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं और इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब इसमें हम ट्राई कर करके इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस को, किसको, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को, जिसमें हमारी सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में क्या होता है कि दो प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखो CaO और H2O, ये दोनों कंबाइन हुए और इन्होंने बनाया क्या, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे स्लैग लाइम बोलते हैं। और ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सच अ रिएक्शन इन विच a single product is formed from two or more reactants are known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लिया, क्या कि C+O2, क्या C+O2 गिव्स व्हाट, CO2। ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं वो मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं CO2, तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट जो है वो कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है। क्या, एक प्रोडक्ट कई सारे प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है 2FeSO4 और ये टूट गया फेरिक ऑक्साइड में SO2, सल्फर डाइऑक्साइड में SO3, सल्फर ट्राईऑक्साइड में। मतलब यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, इन दिस रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है इस रिएक्शन में, एक सिंगल रिएक्टेंट, अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down, a single reactant breaks down to give similar product. This is a decomposition reaction. ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं, उन्होंने वाटर को छोड़ा और जब उन्हें हीट किया गया and the color of crystals changes and it decomposes into ferric oxide Fe2O3 and sulfur dioxide SO2 and sulfur trioxide SO3। यहाँ पर इन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्या, CaCO3, लाइमस्टोन को जब हीट किया गया तो वो क्या बन गया, क्विक लाइम, CaO और CO2 गैस। ठीक, आगे बात करते हैं, जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इक्वेशंस को, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से हुई तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर निकल गया। तो यहाँ पर आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया और ये यहाँ पे आ गया। जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ने इसको रिप्लेस किया और कॉपर यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर भी यही हुआ कि Pb यहाँ पे आ गया और कॉपर यहाँ पे आ गया। ठीक, ये होती है हमारी कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance is formed known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate is called a precipitation reaction. जैसे यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, यहाँ पर क्या हुआ है, Na2SO4 जिसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन जब बैरियम क्लोराइड के साथ हुई तो यहाँ पे क्या बन गया, बैरियम सल्फेट, यहाँ पे Cl2 हटा और ये SO4 लग गया और यहाँ पे बना 2NaCl। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसीलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डिस्प्लेसमेंट ये हुई, एक डिस्प्लेसमेंट ये हुई। ठीक है, इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे डेफिनेशंस भी लिखी है कि अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। लास्ट दो टॉपिक्स बचे हैं हमारे इस चैप्टर के, एक तो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके बाद है रेंसिडिटी। तो फटाफट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इफ the hydrogen gas is passed over the heated material like copper oxide, the black coating on the surface turns brown and reverse the reaction takes place on the copper heated. If a substance gains oxygen during a reaction, अगर किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल रही है मीन्स कि वो क्या हो रहा है,
ऑक्सीडाइज हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं फिर ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ली जा रही है या उसको हाइड्रोजन मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे रिडक्शन। यहाँ पे ये वाले रिएक्शन सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, वो कॉपर बन गया, मतलब उससे ऑक्सीजन ले ली गई, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसमें, यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लूजेस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी reduced. During this reaction the copper dioxide is losing oxygen. In other words, one reactant get oxidized while other get reduced during a reaction. Such reactions are called the oxidation and reduction reaction, या फिर इसे हम redox reaction भी बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी, ये हम समझते हैं और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो कोरोजन क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। हमने एक चीज़ देख रखी है, जब आयरन के जो पार्टिकल्स हैं या आयरन के कुछ एलिमेंट्स हैं या आयरन की कोई चीज़ें हैं तो वो जब नए होते हैं तो वो शाइन करते हैं, बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखें तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन, कौन से कलर की, रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग आ जाती है अगर हम उन्हें कुछ देर तक रखें। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और कुछ मेटल्स और भी हैं जिन पर ये जो कोरोजन की प्रोसेस है ये होती है, जैसे व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस around it such as moisture, acids, etc. It's said to be corrode and this process is called corrosion. मैं फिर से पढ़ता हूँ कि when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acids, it is said to corrode and this process is called corrosion. जैसे the black coating on silver, the green coating on copper and are the examples of corrosion. Corrosion cause damage of car bodies, bridges, iron railing, ships and all object made of metals, especially those of iron. Corrosion iron is a serious problem. Every year enormous amount of money is spent to replace the damaged iron. ठीक है, इसके बाद लास्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड जब ऑक्सीडाइज हो जाता है, फूड की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हो जाती है वो खराब हो जाता है, they become rancid and their smell and taste change. Usually the substance which prevent oxidation use antioxidants are added to foods containing fats and oils. Keeping food in airtight container help to slow down the oxidation. Do you know that chips manufacturer usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? हम चिप्स के पैकेट में इतनी सारी गैस होती है, वो इसलिए होती है कि वो जो हमारा फूड आइटम है वो रेंसीफाइड ना हो, उसे रेंसिडिटी ना हो, मीन्स कि वो ख़राब ना हो, मतलब उसके रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ना हो, इसलिए उसमें इतनी सारी नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। इसी के साथ साथ जो ये हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर की जो NCERT रीडिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम मिलेंगे एक डिटेल्ड नोट्स के साथ जिसमें हम इस चैप्टर की जो NCERT एक्सरसाइज है उसको ख़त्म करेंगे और समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।